असल में मैं प्लेटफॉर्म का जायजा ले रहा था और ये देखने की कोशिश कर रहा था कि खुफिया पुलिस का आदमी यहाँ आया है कि नहीं। प्लेटफॉर्म पर अभी मुसाफिरों का रश नहीं हुआ था। कहीं कहीं मुसाफिर खड़े थे। कुछ लोग सामान एक जगह रखे अपनी औरतों बच्चों के साथ बैठे हुए थे। वो आदमी उनमें नहीं था। मैं समझ गया कि चूंकि मैं शहर से निकल कर जा रहा हूँ, इसलिए इसने मेरा पीछा छोड़ दिया है। मैंने प्लेटफॉर्म की घड़ी पर वक्त देखा। ट्रेन के चलने में अभी पौन घंटा रहता था। मैं सेकंड क्लास के मुसाफिर खाने में चला गया, जहाँ एक सिख फौजी अपने सामान के पास बैठा अखबार पढ़ रहा था। ये शाम को छपने वाला अंग्रेजी अखबार था। इसके करीब एक फैमिली बैठी थी। मोटी औरत ने साड़ी पहन रखी थी और अपनी छोटी बच्ची को फ्रॉक पहना रखा था। मैं खामोशी से बाथरूम में चला गया। मुंह पर पानी के छींटे मारे। वहां तौलिए लटक रहे थे। मुंह साफ करके वहीं से कंघी उठाकर बालों में फेरी। फिर बाहर प्लेटफॉर्म पर आकर टी स्टॉल पर खड़े होकर चाय का ग्लास लेकर चाय पीने लगा। इस दौरान मैंने प्लेटफॉर्म का भरपूर जायजा लिया। वो गंजा CID वाला आदमी नहीं था। उसकी तरफ से मुझे पूरी तरह इत्मीनान हो गया कि अब वो यहाँ नहीं आएगा। उसने रोजनामचे में दर्ज कर लिया होगा कि मुश्तबा शख्स शहर से चला गया है और अपनी ही रिपोर्ट लिखकर अपने घर वापस चला गया होगा। चाय का ग्लास भी खत्म हो गया। मैं एक तरफ बेंच पर बैठ गया। तब कहीं जाकर आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए रेल की बोगियां आई। एक धचके के साथ प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। उस वक्त तक मुसाफिरों का काफी रश लगा हुआ था। ट्रेन के लगते ही मुसाफिरों ने डिब्बों पर हल्ला बोल दिया। मैं भी पीछे जाकर थर्ड क्लास के एक डिब्बे में बैठ गया। मैं ऐसी सीट पर बैठा था जहां डिब्बे का दरवाजा करीब था। मेरी सीट भी खिड़की वाली थी और आखिर ट्रेन चल पड़ी। उस ट्रेन का नाम शायद राजधानी एक्सप्रेस था या कुछ और। बहुत फास्ट ट्रेन थी। बंबई के मज़ाफ़ात से निकलते ही उसकी रफ्तार तेज हो गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरा मिशन मुकम्मल हो गया था और पाक फौज का जवान दुश्मन की कैद में नहीं रहा था। इस ट्रेन का रूट बम्बे, भोपाल, ग्वालियर और झांसी वाला था। इसे 2 रातों और 1 दिन के सफर के बाद दिल्ली पहुंचना था। मैंने सोच रखा था कि दिल्ली पहुंचकर मीरठ तक बस में सफर करूंगा और मीरठ से आगे फिर ट्रेन पकड़ लूंगा। इस तरह मैं लोगों की मुसलसल नजर में रहने से महफूज रहूंगा। मैंने डिब्बे में सवार सभी मुसाफिरों को गौर से देखा, यूं ही अपना शक दूर करने के लिए कि खुफिया पुलिस वाला आदमी इनमें नहीं था। इस बला से मेरा हमेशा के लिए पीछा छूट चुका था। मैंने हल्की सी जमाई ली और खिड़की के साथ सर लगा दिया। नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। ट्रेन शोर मचाती खेतों और मेन जंगली इलाकों से गुजरती जा रही थी। बाहर से ठंडी और सब्जे की महक वाली हवा के तेज झोंके आ रहे थे जो बड़े खुशगवार लग रहे थे। एक्सप्रेस ट्रेन थी। उसके स्टॉप सिर्फ बड़े बड़े स्टेशनों पर ही थे। पूरी के स्टेशन पर जरा देर के लिए गाड़ी रुकी और फिर चल पड़ी। अगला बड़ा शहर देवलाली का था जो 1 घंटे बाद आया। जहां ट्रेन रुकी तो मैं प्लेटफॉर्म पर उतर आया। मेरे सिगरेट खत्म हो गए थे। स्टॉल से सिगरेट का एक पैकेट खरीदा और एक सिगरेट सुलगा कर प्लेटफॉर्म पर उस वक्त तक टहलता रहा जब तक इंजन ने सीटी न दी। सीटी की आवाज पर मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने डिब्बे की तरफ बढ़ा। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गया। डिब्बे में कुछ नए मुसाफिर आ गए थे, कुछ पुराने मुसाफिर उतर गए थे। मैंने उनकी तरफ कोई तवज्जो न दी और चलती ट्रेन में से प्लेटफॉर्म की रोशनियां देखने लगा। अंबाले के बाद लुधियाना के स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो मैं डिब्बे से उतर पड़ा। डिब्बे में बेहद रश था और मैं इन मुसाफिरों में बिल्कुल फंस कर बैठा हुआ था। मैंने सोचा कि किसी दूसरे डिब्बे में जाकर बैठना चाहिए। इस तरह बैठे बैठे तो मेरी टांगें अकड़ जाएंगी। प्लेटफॉर्म पर उतरा तो देखा कि एक ट्रेन के एक डिब्बे में डाक के बड़े बड़े थैले थे। सामने अखबार का स्टॉल था। सोचा कोई अखबार लेकर मकबूजा कश्मीर के बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करनी चाहिए। स्टॉल पर दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के 2-1 अखबार और हिंदी, गुरमुखी और अंग्रेजी के अखबार पड़े थे। मैंने अंग्रेजी का एक अखबार उठाकर उसका वर्क उल्टा तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। अखबार में मेरी तस्वीर के साथ इश्तिहार छपा हुआ था जिसमें मेरी गिरफ्तारी के लिए इनाम का ऐलान भी था। मैंने अखबार वहीं तह करके रख दिया। दूसरा हिंदी का अखबार खोल कर देखा। उसमें भी मेरी तस्वीर छपी हुई थी। ये तस्वीर मेरे बिल्कुल मौजूदा हुलिये की थी और मुझे फौरन पहचाना जा सकता था। मैं चुपके से वहां से खिसक कर ट्रेन की तरफ बढ़ा कि किसी ने पीछे से मुझे आवाज दी, ओ बाबू जरा इधर देखो। मैंने पलट कर देखा। एक सिख फौजी मुझे घूर रहा था। उसके हाथ में अखबार था। उसने अखबार में मेरी तस्वीर देख ली थी। मुझे देखते ही उसका हाथ अपनी रिवॉल्वर की तरफ बढ़ा। खबरदार यहीं खड़े रहो, भागे तो गोली मार दूंगा। लेकिन मैं वहां खड़ा नहीं रह सकता था। मुझे वहां से भागना था और जिस तरफ मुंह उठे उसी तरफ भागना था और भागते चले जाना था। अभी सिख फौजी जो कैप्टन के ओहदे का फौजी था होल्स्टर में से रिवॉल्वर निकाल ही रहा था कि मैं ट्रेन के डिब्बे में घुस गया और मुसाफिरों के ऊपर से छलांगे लगाता डिब्बे के दूसरे दरवाजे में से नीचे छलांग लगाकर रेलवे लाइन के जंगले के साथ साथ भागने लगा। पीछे से ऐसी आवाजें आने लगी थी जैसे कुछ लोग मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, मगर मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकता था। मैं बेतहाशा भाग रहा था। इस दौरान मैं 2-3 आदमियों से टकराया। सिख फौजी मेरे पीछे दौड़ रहा था। कुछ और लोग भी मेरे पीछे दौड़ रहे थे। मुझे उनके पकड़ लो पाकिस्तानी जासूस है की आवाजें आ रही थी। सिख फौजी मुझ पर पीछे से फायर नहीं कर सकता था। प्लेटफॉर्म पर काफी मुसाफिर थे। प्लेटफॉर्म खत्म हो गया। सामने रेलवे यार्ड आ गया जहां रेल की पटरियों का जाल बिछा हुआ था। मैं जिस रफ्तार से भाग रहा था मेरा दिमाग उससे दुगनी रफ्तार से सोच रहा था कि मुझे इन लोगों से अपने आप को कैसे बचाना है।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। रेल की पटरियों में मैं आसानी से नहीं दौड़ सकता था। वहां लोग भी नहीं थे। सिख फौजी तरबियत याफ्ता कैप्टन था। वो बड़ी आसानी से पिस्तौल का फायर करके मुझे गिरा सकता था। जहां प्लेटफॉर्म खत्म हुआ वहां मुझे बाएं जानिब मालगाड़ी का डिब्बा खड़ा नजर आया। मैं तेजी से उस डिब्बे के पीछे हो गया। सामने रेलवे गोदाम का शहर था जहां ट्रक पर से सामान उतारा जा रहा था। पकड़ लो पाकिस्तानी जासूस है कि आवाजों ने मेरे लिए बेहद मुश्किल पैदा कर दी थी। जैसे ही मैं गोदाम के शहर में दाखिल हुआ, मजदूरों ने पलट कर मेरी तरफ देखा और मुझे पकड़ने के लिए बाजू फैला दिए। ऐन उसी लम्हे पिस्तौल के 2 फायर हुए। ये हवाई फायर ही हो सकते थे। सिख फौजी मजदूरों के होते हुए मुझ पर फायर नहीं कर सकता था। मैं मजदूरों को धिक्के देकर निकल गया। एक सिख मजदूर मेरे पीछे दौड़ा। मैं गोदाम के पीछे निकल आया। यहाँ 4-5 फुट ऊंची दीवार थी। मैंने दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ छलांग लगा दी। मैं स्टेशन के बाहर सड़क पर आ गया। मुझे बहुत से तांगे और रिक्शे खड़े नजर आए। इतना वक्त नहीं था कि मैं रिक्शे में घुसकर ड्राइवर से कहता कि चलो। लोगों का शोर मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं सड़क पार करने के लिए दौड़ा तो अचानक एक सिख स्कूटर सवार मेरे सामने आ गया। उसने एकदम ब्रेक लगा दी। मैंने उसे धक्का देकर स्कूटर से गिरा दिया। स्कूटर भी एक तरफ गिर पड़ा और स्कूटर का इंजन चल रहा था। मैंने इंतहाई तेजी से स्कूटर को उठाया, उछलकर उस पर बैठा और एकदम से उसकी रफ्तार तेज करके जिस तरफ स्कूटर का मुंह था उसी तरफ निकल गया। एक तांगे से टकराते टकराते बचा। मैं पूरी रफ्तार से स्कूटर भगाए लिए जा रहा था। सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं थी। सड़क के एक जानिब रेलवे लाइन की दीवार थी जहां सिग्नल के खंबे नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ सड़क के किनारे किनारे खोखानुमा दुकानें थीं। कुछ पता नहीं था कि सड़क आगे किस तरफ जाती है। मैं स्कूटर को फुल स्पीड पर भगाए लिए जा रहा था। स्कूटर मेरा साथ दे रहा था। आगे रेलवे का पुल आ गया। मैंने स्कूटर को पुल पर डालने से पहले एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर देखा। कुछ फासले पर एक रिक्शा बड़ी तेज रफ्तारी से भागा चला रहा था। यकीनन सिख फौजी उसमें बैठा था और उसने रिक्शा मेरे पीछे लगा दिया था। रेलवे पुल पर काफी ट्रैफिक था और दोनों तरफ से सवारियां आ जा रही थी। मैं जितनी तेज वहां स्कूटर चला सकता था, चलाते हुए पुल उबूर कर गया। दूसरी तरफ सड़क की दोनों जानिब हमारे लाहौर के गुलबर्ग की तर्ज की कोठियां बनी हुई थीं। मैं वहां से भी निकल गया। मैं किसी ऐसी छोटी सड़क या तंग रास्ते की तलाश में था जहां से मेरे पीछे लगा हुआ रक्षा न गुजर सके। एक जगह कोठियों के अकब में छोटी सी नहर बह रही थी। उसकी एक जानिब दरख्त ही दरख्त थे और दूसरी जानिब यानी नहर के किनारे और कोठियों के पिछवाड़ों के दरमियान बड़ा तंग रास्ता बना हुआ था। मेरा स्कूटर वहां से गुजर सकता था मगर रक्षा नहीं गुजर सकता था। ये सोचे बगैर कि रास्ता आगे किस तरफ जाता है, मैंने स्कूटर उधर मोड़ दिया। ये गैर हमवार रास्ता था। स्कूटर उछल उछल कर चल रहा था। ये तंग रास्ता खत्म हुआ तो आगे फिर एक सड़क आ गई। मैंने गर्दन मोड़ कर देखा। वाकई एक रक्षा तंग रास्ते के पास आकर रुका हुआ था। कुछ देर के लिए मैं खतरे से बाहर हो गया था, लेकिन मैं दुश्मनों के शहर में था। इस शहर के नशे व फराज से वाकिफ भी नहीं था। मेरे पाकिस्तानी जासूस होने का ऐलान हो चुका था। पुलिस को भी इत्तला मिल चुकी होगी। कोई ताज्जुब नहीं था कि अगले चौक में पुलिस घेरा डाले मौजूद हो। मुझे जितनी जल्दी हो सके इस शहर से बाहर निकल जाना चाहिए था। मेरा रुख मशरिक की तरफ था। किसी जमाने में लुधियाना शहर में मुसलमानों की बड़ी जबरदस्त आबादी थी। इस शहर के सियासी, इल्मी और दीनी बसीरत रखने वाले आलिम फासिल मुसलमानों की सारे हिंदुस्तान में धूम मची हुई थी। कैसे कैसे अदीब, शायर, सियासी रहनुमा और उलमा कराम लुधियाने में रहा करते थे। मुसलमानों के कल्चर और सकाफत की लुधियाने शहर की तमद्दुन पर गहरी छाप थी। क़याम पाकिस्तान के बाद लुधियाने के मुसलमानों पर क़यामत टूट पड़ी। हिंदुओं और सिखों ने मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया और लुधियाने की सरजमीन जिंदा मुसलमानों के वजूद से महरूम हो गई। अगर लुधियाने में मुसलमान रह रहे होते तो मुझे किसी न किसी मुसलमान घराने में पनाह मिल सकती थी, लेकिन तारीख बदल चुकी थी। लुधियाने में एक भी मुसलमान घर नहीं बचा था। उनके घरों को लूट कर नजर आतिश कर दिया गया था और बाहर से हिंदू आकर आबाद हो गए थे। मेरा स्कूटर सड़क पर भागा जा रहा था और मेरा दिमाग तेजी से सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। उस वक्त मुझे किसी ऐसी जगह की जरूरत थी जहां मैं कुछ देर के लिए छुप जाऊं, क्योंकि शहर की पुलिस ने यकीनी तौर पर स्टेशन के इर्द गिर्द के इलाके की नाकाबंदी कर ली थी और सड़क पर किसी भी जगह लुधियाना पुलिस मुझे पकड़ सकती थी। एक परेशानी ये भी थी कि मैं निहत्था था। मेरे पास कोई पिस्तौल वगैरह भी नहीं थी। अगर पिस्तौल होता भी तो मैं निकलकर सामने आई हुई शहर की मुसल्लह पुलिस का मुकाबला नहीं कर सकता था। दूर सड़क पर मुझे कुछ ट्रक किस्म की गाड़ियां नजर आईं। मुझे ऐसे लगा जैसे पुलिस ने सड़क रोक रखी है। मैंने स्कूटर सड़क से उतार लिया और दरख्तों के पीछे आकर स्कूटर को रोका, उसे वहीं छोड़ा और एक खेत में घुस गया। ये आबादी के अंदर शहर के 2-4 खेत थे, जिनके आगे फिर आबादी के मकान शुरू हो गए थे। मैं दौड़ने की बजाय खेत में तेज कदमों से चल रहा था। फसल ज्यादा ऊंची नहीं थी और मेरी कमर तक आती थी। मैं 2 खेतों के दरमियान बनी हुई पतली पगडंडी पर चल रहा था। खेत खत्म हो गए। रात का वक्त होता तो अंधेरा मुझे छुपा लेता, मगर ये दिन का वक्त था। शुरू नवंबर का आसमान साफ था, धूप निकली हुई थी।
मेरी तस्वीर अखबारों में छप चुकी थी। कोई भी पुलिस वाला मुझे पहचान सकता था। ये बात भी थी कि जो सिख मेरे पीछे लगा हुआ था वो फौजी था। उसने लुधियाने की मिलिट्री पुलिस को भी जरूर खबर कर दी होगी और मिलिट्री पुलिस भी इस इलाके में मेरी तरफ बढ़ रही होगी। मेरे लिए किसी जगह छुप जाना बेहद जरूरी था और छुपने के लिए मुझे कोई ऐसी जगह नजर नहीं आ रही थी जहां कोई मेरी मुखबरी न कर सके। मैं खेतों से निकलकर टाली के दरख्तों के नीचे से होकर गुजर रहा था कि अचानक सामने एक छोटा सा चर्च यानी गिरजाघर नजर पड़ा। गिरजे का छोटा कच्चा अहाता था। अहाते के अंदर गिरजाघर की पुरानी इमारत थी। उसका बड़ा दरवाजा बंद था। मुझे ख्याल आया कि मुझे गिरजाघर के पादरी यानी फादर के पास पनाह मिल सकती है। ईसाई होने के नाते फादर में हिंदू सिखों वाला तासुब और मुसलमानों से नफरत का शदीद जज्बा नहीं होगा। उसका मुझे भारत के फिरौनों के दरमियान अपने क़याम के दौरान तजुर्बा हो चुका था। मैं जल्दी से चर्च के अहाते में दाखिल हो गया। एक तरफ छप्पर के नीचे भैंसें बंधी हुई थीं। एक आदमी उनके आगे चारा डाल रहा था। उसने मेरी तरफ बिल्कुल न देखा और अपने काम में मसरूफ रहा। मैं गिरजाघर के हॉल का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। छोटा सा हॉल कमरा था। 2 रोया बेंच बिछे थे। सामने कुर्बान गाह पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के मुजस्समों के सामने 3-4 मोमबत्तियां जल रही थीं। कमरा बिल्कुल खाली था। मैंने दरवाजे में से झांक कर बाहर देखा। मुझे 2 आदमी बाहर सड़क पर एक तरफ को दौड़ते हुए नजर आए। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। जिन लोगों से मुझे खतरा था वो मेरा पीछा करते जहां तक आ गए थे। मैं खाली बेंचों के दरमियान से जल्दी जल्दी चलता कुर्बान गाह की एक जानिब आकर रुक गया और सोचने लगा कि जहां से किस तरफ चला जाऊं। कुर्बान गाह ऊंची जगह पर बनी हुई थी और उसके कोने में एक छोटा सा दरवाजा था। दरवाजा खुला और एक पादरी साहब नमूदार हुए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या बात है बेटा? पादरी साहब की उम्र 50 के करीब होगी। दुबला जिस्म था, रंग सांवला था, लंबा चुगा पहन रखा था, गले में चांदी की सलीब लटक रही थी, सर के खशखशी बालों में सफेदी नुमाया थी, चेहरे पर बड़ी शफीक मुस्कुराहट थी। मैंने कहा, फादर कुछ लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, मुझे कहीं छुपा लीजिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। इतना जरूर कहूंगा कि मैं कोई चोर, डाकू या कातिल नहीं हूँ। पादरी साहब एक लम्हे के लिए मुस्कुराते हुए शफीक चेहरे से मेरी तरफ देखते रहे, फिर हाथ के इशारे से कहा, मेरे साथ आ जाओ बेटा। मैं उनके पीछे हो गया। दूसरी तरफ एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें जमीन पर दरी बिछी हुई थी। एक तकिया दीवार के साथ लगा था। एक जानिब तह किया हुआ कंबल पड़ा था। छत के साथ धीमी रोशनी वाला बल्ब लटक रहा था। जहां बैठ जाओ बेटा और मुझे बताओ कि लोग तुम्हारे पीछे क्यों लगे हुए हैं। मैं कुछ कहने वाला ही था कि गिरजे के हॉल कमरे की जानिब से भारी भारी कदमों की आवाजें आने लगी। किसी ने पादरी साहब का नाम लेकर उन्हें बुलाया। पादरी साहब ने कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं देखता हूँ कौन है। मैंने कहा, फादर पुलिस होगी, प्लीज उन्हें मेरे बारे में कुछ न बताइएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं चोर, डाकू या कातिल नहीं हूँ। पादरी साहब ने हाथ ऊपर उठाकर मुझे नर्म आवाज में कहा, मत घबराओ बेटा। ये कहकर वो कोठरी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। उनके जाते ही मैं जल्दी से दरवाजे के पास आकर दरवाजे की बारीक दुर्ज में से हॉल कमरे में देखने लगा। मेरा खदशा दुरुस्त था। गिरजाघर के छोटे से हॉल कमरे में पुलिस के आदमी खड़े हुए थे। इनमें 3 सिख सिपाही थे और एक उनके साथ हिंदू इंस्पेक्टर या थानेदार था। वो हॉल कमरे के दरवाजे से काफी आगे आकर बेंचों के दरमियान खड़े थे। पादरी साहब कुर्बान गाह की सीढ़ियां उतरकर पुलिस के सिपाहियों के पास जाकर उनसे बातें करने लगे। मुझे उनकी सिर्फ हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। लफ्ज समझ में नहीं आ रहे थे। मेरे दिल की धड़कन उस वक्त जरूर तेज हो गई थी। यह बात साफ जाहिर थी कि पुलिस पादरी साहब से मेरे बारे में पूछ रही होगी और अगर पादरी साहब पुलिस को बता देते कि जिस पाकिस्तानी कमांडो की उन्हें तलाश है वो अंदर कोठरी में छुपा हुआ है, तो इस कोठरी में से फरार होने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था और मेरा पकड़ा जाना यकीनी था। मैं जज्बात की हैजानी कैफियत के साथ दरवाजे के साथ लगा बारीक दुर्ज में से पादरी साहब को पुलिस के साथ बातें करते देख रहा था। पादरी साहब बातें करते हुए थानेदार की किसी सवाल के जवाब में नफी में सर हिलाते तो मैं समझ गया कि उन्होंने पुलिस को मेरे बारे में नहीं बताया। मुझे कुछ हौसला हुआ। थानेदार पादरी साहब से जोर देकर कुछ कह रहा था, फिर उसने पादरी साहब से हाथ मिलाया, सिपाहियों को लेकर हॉल कमरे से निकल गया। मेरी जान में जान आई। मैं दरवाजे से हटकर दरी पर बैठ गया। इतने में पादरी साहब भी अंदर आ गए। वो दरवाजा बंद करके वहीं खड़े होकर मुझे गहरी निगाहों से तकने लगे। मैं भी उन्हें तकने लगा। उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो गायब हो चुकी थी। फिर वो मेरे करीब आकर दरी पर बैठ गए और बोले, बेटा मुझे पुलिस की जबानी मालूम हुआ है कि तुम पाकिस्तानी जासूस हो। ये बात मेरे ज़मीर को हरगिज गवारा नहीं कि मैं अपने मुल्क के दुश्मन को मदद करूं और उसे पुलिस के हवाले न करूं, लेकिन मैं तुम्हें पनाह दे चुका हूं। ये बात भी मेरे मसलक के खिलाफ है कि तुम्हें पनाह देने के बाद पुलिस के हवाले कर दूं। हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हमारी वफादारियां अपने मुल्क के साथ हैं। पादरी साहब अपने तौर पर बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे। मैंने उन्हें समझाने और अपनी पोजीशन वाजे करने की कोशिश करते हुए कहा, फादर मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ, मैं कश्मीरी मुजाहिद हूँ। हम लोग अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि कश्मीर पर भारत ने अपनी फौज के जरिए वहाँ के मुसलमान अक्सरियत की मर्जी के खिलाफ कब्जा कर रखा है। क्या हम हक व जानिब नहीं हैं?
आपके बुजुर्गों ने भी मुल्कों से आकर सलीबी जंगों में शिरकत की थी। मैं भी अपने मुसलमान भाइयों के साथ आज़ादी कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा हूँ। पादरी साहब कहने लगे, मैं तुम्हारी बात को तस्लीम करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें एक रात से ज्यादा पनाह नहीं दे सकता। तुम्हें आधी रात के बाद यहाँ से निकल जाना होगा। मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। पादरी साहब का मेरी नजरों में बड़ा एहतराम बढ़ गया था। अपने तौर पर उन्हें ऐसा ही कहना चाहिए था। मेरे लिए यही बहुत गनीमत था कि उन्होंने मुझे पुलिस के हवाले नहीं किया था।